चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन प्राइसिंग इन पीरियड ऑफ रिसेशन। बिल्कुल सिंपल है, रिसेशन का मतलब होता है मंदी का दौर। तो वो ये कहना चाहते हैं कि मंदी के दौर में क्या प्राइसिंग रखोगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर मंदी का दौर है, सोचो आप अपना बिजनेस कर रहे हो, है ना, अपने बिजनेस करने में मंदी आ गई। अब मंदी हमेशा के लिए तो नहीं होती ना, रिसेशन का मतलब कि डिमांड बहुत कम होगी, मार्केट स्लो डाउन होगी। भाई जैसे कोविड 19 का था, उसके बाद एकदम डाउन हो गया, तो धीरे धीरे उठ ही जाएगा ना, तो 2 4 5 6 महीने की बात है। तो आप क्या प्राइस रखोगे भाई, टोटल कॉस्ट से कम कर दो, मार्जिन तो भूल जाओ, है ना, बट इतनी भी कम नहीं रखोगे ना कि बनाने में जो खर्चा आ रहा है उससे भी कम। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा मतलब मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा टोटल कॉस्ट से कम पर बेचोगे। ठीक बात है, क्यों, इससे क्या फायदा होगा आपको। इससे तो ये फायदा होगा कि माल बनेगा बिकेगा, तो जो आपके स्किल्ड लेबर हैं वो हटेंगे नहीं, क्योंकि एक बार स्किल्ड लेबर चले गए ना तो दोबारा नहीं मिलेंगे। मशीनरी बिजी रहेंगी आपकी, है ना, कॉम्पिटिटर डेवलप नहीं होगा, भाई आप मार्केट में बने रहोगे। ठीक है, तो यही तो होगा। तो क्या क्या कह रहे हैं हम, एक तो आपकी बात कह रहे हैं हम कि जो प्राइस है हमारी वो क्या होगी, जो प्राइस है हमारे पास वो क्या होगी, हाँ जी, अबव मार्जिनल कॉस्ट बट लेस देन, अबव मार्जिनल कॉस्ट बट लेस देन टोटल कॉस्ट। क्यों, इससे मुझे ये फायदा होगा कि जो मेरे स्किल्ड लेबर हैं, जो मेरे स्किल्ड लेबर हैं उन्हें मैं काम देता रहूंगा, उनको मुझे हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं, प्लांट एंड मशीनरी में बिजी कर दूंगा, प्लांट एंड मशीनरी में यूटिलाइज कर लूंगा, नहीं तो वो बेकार हो जाएंगी, जंग लग जाएगा उनके ऊपर। ठीक बात है, फिर मार्केट शेयर मेरा कम नहीं होगा, मतलब मैं कॉम्पिटिटर को डेवलप करने का मौका नहीं दूंगा, मैं हट जाऊंगा तो कॉम्पिटिटर डेवलप हो जाएगा, मतलब मैं अगर माल नहीं बेचूंगा तो वो कस्टमर कहीं और से खरीदेंगे, फिर जब दोबारा मैं मार्केट में आऊंगा तो फिर मुझे उन कस्टमर का मुंह देखना पड़ेगा, वो आएंगे नहीं। राइट भाई, ठीक बात है, तो ये हमारे को फायदे होंगे। ठीक है, चलिए, हाँ जी, लेस देन टोटल कॉस्ट बट अबव मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, हम अपने प्रोडक्ट को कंटिन्यू रख सकते हैं क्योंकि स्किल्ड एम्प्लॉय जो हमारे हैं, ठीक है, जो ट्रेंड है वो दोबारा मिलने मुश्किल हो जाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी को हम खराब होने से रोक सकते हैं, है ना, ठीक बात है, और कंपटीशन को रोक सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, मैं हट जाऊंगा तो कंपटीटर आ जाएगा, फिर बाद में दिक्कत होगी, और फिर बिजनेस कंडीशन तो इंप्रूव कर ही सकते हैं। बोलो क्लियर है बेटा, चलिए हो गया। कब कब हम मार्जिनल कॉस्ट से भी कम पर बेच सकते हैं, मतलब मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 100 रुपए, भाई क्या सिचुएशन ऐसी आ जाए, रिसेशन तो नहीं, कि मैं 100 रुपए से कम पर भी बेचूं, यानी जो पैसा मिले वो ले लो नहीं तो सारा बेकार हो जाएगा। केक, सब्जियां, यानी पेरिशेबल गुड्स, भाई अगर पेरिशेबल गुड्स है तो कल तो खराब हो जाएगा ना, अब भाई आज जो जो मिल रहा है वो ले लो। तो अगर कोई पेरिशेबल गुड्स है तो आप उसको सस्ते में भी बेचने को तैयार हो जाओगे, इवन वेरिएबल कॉस्ट से भी कम। और अगर आपको लग रहा है कि आपने स्टॉक बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लिया और मार्केट में प्राइस कम होते जा रहे हैं, भाई निकालो, अगर इतने कम होते चले गए तो रखने का खर्चा ही बढ़ता चला जाएगा, तो पैसे का ना जाना भी तो आना हुआ ना, कैरिंग कॉस्ट बचा लो मेरे भाई। भाई अगर आपके पास स्टॉक बहुत ज्यादा है और बाजार में कीमतें कम होती जा रही हैं तो बेचो ना, सर वेरिएबल कॉस्ट से भी कम, हाँ जी, क्योंकि रखने का खर्चा आता रहेगा, तो कम से कम कैरिंग कॉस्ट तो बचेगी अगर आप बेच दोगे तो जो बचेगी वही कमाई हो गई। ठीक बात है, तो या तो पेरिशेबल गुड्स हो या फिर इकट्ठा हुआ वो सामान हो, या फिर कभी आपको लगे यार एक काम करते हैं, जैसे होता है ना एग्जांपल ब्रेड और एग, अब दुकानदार को पता है यार ये ब्रेड लेगा तो एग भी लेगा, तो ब्रेड मेरे को 10 रुपए की पड़ रही है, मैं अगर 9 रुपए की बेच दूं तो मेरे एग ज्यादा बिकेंगे तो यहाँ 1 रुपए का लॉस मैं दूसरे में कमा लूंगा। यानी जब हमें लगे कि भाई इसके वेरिएबल कॉस्ट से कम बेचने पर दूसरे प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाएगी, तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है ये, कमा लो। ठीक है, या फिर आप कुछ नहीं सोचते, बेचो वेरिएबल कॉस्ट से कम, लोग आएंगे, पेनिट्रेट होगा मार्केट, यानी पॉपुलराइज करने के लिए। हो गया बात के लिए,
तो क्या क्या कंडीशन हुई? पेरिशेबल गुड्स, भाई सब्जी खराब हो रही है तो कल फेंकने से अच्छा ना आज जितने में भी मिल रहा है बेच दो। केक है, कल खराब हो जाएगा तो क्या फायदा, मुझे तो फेंकना पड़ेगा, फेंकने भी कई पैसा ना हो कि पैसे खर्च करने पड़े, तो आज जो मिल रहा है वो गनीमत है। कई बार स्टॉक इकट्ठा कर लिया और मार्केट में प्राइस कम होते जा रहे हैं तो कैरिंग कॉस्ट का खर्चा आएगा वो बच जाएगा। नहीं भाई, अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर करना चाहता हूं मैं, भाई, या कई बार मुझे लगता है कि इसकी वेरिएबल कॉस्ट कम करके बेचूंगा, सेल बढ़ेगी तो दूसरे की सेल भी बढ़ जाएगी तो वहां कमा लूंगा। तो उन कंडीशन में हम अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर? चलिए अब आते हैं स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ जी, अगला है एक्सप्लेन रिवॉल्यूशनरी, इवोल्यूशन और मी टू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट को 3 कैटेगरी में बांटते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले बात करते हैं रिवॉल्यूशन प्रोडक्ट, क्रांतिकारी प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट बाजार में पहली बार आया है, मतलब पुराने को बिल्कुल बदल दे, ड्रामेटिकली चेंज इन द ओरिजिनल प्रोडक्ट, मतलब जो पुराना प्रोडक्ट है उसमें नई टेक्नोलॉजी आ जाए, नहीं रिवॉल्यूशन इंपैक्ट हो मार्केट पर, कस्टमर बिहेवियर पर। ये प्रीमियम प्राइस पर बिकते हैं, क्यों? क्योंकि ये इनोवेटिव प्रोडक्ट है, क्योंकि ये पहली बार मार्केट में आए हैं, right? तो ये मार्केट में एक तरह से क्रांति ले आते हैं, जो पहले ना कभी देखा, ना कभी सुना, ना कभी ऐसे मतलब सपने में सोचा होगा हमने, जो ऐसा कोई प्रोडक्ट बाजार में आया है तो उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। नाम से क्लियर है ना, नया हो मार्केट में, राइट भाई, ये इंडस्ट्री में पहली बार आया हो और इसने एक तरह से लोगों के बिहेवियर पर रिवॉल्यूशन इंपैक्ट लाया हो। इट हैज पोटेंशियल टू क्रिएट इट्स ओन वैल्यू, अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करते हैं। तो ये प्रीमियम प्राइस पर बिकते हैं क्योंकि पहली बार आते हैं, यानी एक तरह से रिवार्ड फॉर इट्स इनोवेशन एंड फर्स्ट एंट्री, राइट भाई। ड्रामेटिकली चेंज होता है ओरिजिनल प्रोडक्ट में। न्यू जैसे मान लो हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, इसका मार्केट में डायनामिक चेंज होता है, मार्केट में डायनामिक चेंज आता है, पुरानी प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, रिप्लेस द एक्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, राइट। इसके फंक्शन क्वाइट डिफरेंट होते हैं। रिप्लेस द एक्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को बदल देता है और रिप्लेस कर देता है एक्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। इसके फीचर्स बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, कोई कार है, अभी तो नॉर्मल कार आती है, हम ऐसा सोचे कि यार कोई पानी में चलने वाली कार, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिजली से चलने वाली कार अब आई गई है ना, राइट भाई, या कोई ऐसी कार आ जाए जो रोबोट से चले, अपने आप चले, सेल्फ ड्राइवन। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट अगर आता है तो वो रिवॉल्यूशन प्रोडक्ट कहलाता है। टेलीविजन सेट, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे, जब कभी हम देखते थे, जब भी हम ऐसे कहते हैं कि कोई मैच आता था, मान लो इंग्लैंड और नीदरलैंड का, सब गोरे काले में, तो अगर वो थोड़ा सा डार्क करते थे तो नीदरलैंड की टीम गायब, थोड़ा सा व्हाइट करते थे तो इंग्लैंड की टीम गायब। तो अब वो वाला टीवी खत्म हो गया, स्मार्ट टीवी आ गया, समझ रहे नहीं, इंटरनेट एलेक्सा आ गया। अब आप बोलोगे लाइट ऑन हो जाएगी, बोलोगे लाइट ऑफ हो जाएगी। उस इंस्ट्रूमेंट में आप बस कमांड दोगे, जस्ट आपको बोल रहा है टीवी ऑन हो जाएगा, टीवी में वो प्रोग्राम आ जाएगा। तो ये जो चेंज रिवॉल्यूशन आया ना भाई, बर्तन पहले खुद मांजते थे, अब वॉशिंग मशीन आ गई, कौन सी, डिश वॉशर। तो ये सारे चेंजेस, ये प्रोडक्ट क्या कहलाते हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट। ये कहलाते हैं आपके इनोवेटिव प्रोडक्ट, यानी रिवॉल्यूशन प्रोडक्ट। दे हैव पोटेंशियल, दे हैव पोटेंशियल टू इम्पैक्ट ऑन द मार्केट, राइट भाई, टू क्रिएट इट्स ऑन वैल्यू, फर्स्ट टाइम आते हैं बाजार में, रिप्लेस द एक्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, ओके, यूनिक फीचर्स होते हैं, ओके, मार्केट लीडर होते हैं ये प्रोडक्ट, और इनको हम प्रीमियम प्राइस पर बिकते हैं एज द रिवार्ड फॉर इनोवेशन एंड फर्स्ट इनिशिएटिव। क्लियर बात है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया किसका, कार का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कार का, ओके, बिजली से चलने वाली कार नहीं, सेल्फ ड्राइवन रोबोट से चलने वाली कार, ओके, नहीं भाई, इस तरह की कार कोई भी हो, ओके। हाँ जी, डिश वॉशर, ये नए प्रोडक्ट हो गए ना बेसिकली। कोई लैपटॉप है मान लो मेरे पास, ठीक है, अब मैं उसको पेन की शेप में ले आऊं, ओके, राइट, अलेक्सा,
तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये एक ऐसा मेथड हुआ जिसे आप यू हैव टू गिव द कमांड, तो वो अपने आप करेंगे। ड्रामेटिक चेंज इन द ओरिजिनल प्रोडक्ट। ओके, न्यू मेथड कन्वर्ट द लैपटॉप टू द पेन शेप। तो ये सारे प्रोडक्ट रिवॉल्यूशन कहलाते हैं, प्रीमियम प्राइस पे बिकते हैं। ओके, क्लियर। चलिए सेकंड आते हैं हम। सेकंड है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में अतिरिक्त जोड़ना। समझ ध्यान से सुना। अपग्रेडेड वर्जन, प्रोडक्ट वही है, ड्रामेटिकली चेंज नहीं हो रहा कि पुराने को बदल दिया, नया प्रोडक्ट मार्केट में आ गया, वो नहीं। ये है प्रोडक्ट चल रहा है, उसको अपग्रेड किया है, एडिशनल फीचर्स लगाए हैं। यानी रिवॉल्यूशन तो है, बट ओरिजिनली जो रिवॉल्यूशन पढ़ के आए हम उससे कम है, इसलिए इसको इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, रिवॉल्यूशन तो होता है, क्रांति तो आती है, पर उतनी नहीं आती, क्योंकि प्रोडक्ट है, उसमें बस एक फीचर और ऐड हो गया। एक प्रोडक्ट है, उसमें फीचर ऐड हो गया, प्रोडक्ट ही नया नहीं आया। अगर प्रोडक्ट ही नया आ गया तो वो रिवॉल्यूशन। अब प्रोडक्ट तो आ गया, उसने तो अपनी धाक जमा दी, नहीं, अब लोग उससे बोर ना हो जाए, तो उस प्रोडक्ट में ही हमने क्या करा, एक और फीचर जोड़ दिया, यानी एडिंग ए न्यू फीचर, अपग्रेड करना, तो वो कहलाता है इवोल्यूशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये किस पे बिकेगा, मार्केट में डिमांड के हिसाब से देखो कि लोग पसंद भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर क्या प्राइस दे रहा है, कस्टमर क्या बेनिफिट डिराइव कर रहा है, कस्टमर के बेनिफिट डेरिवेशन पर मार्केट के कॉम्पिटिटर क्या प्राइस कर रहा है, और डिमांड कितनी है। तीन बातों पर निर्भर करती है इसकी प्राइस। रिवॉल्यूशन तो प्रीमियम प्राइस पर, और ये रुको, क्या कस्टमर बेनिफिट ले रहा है, क्या डिमांड है, कॉम्पिटिटर क्या चार्ज कर रहा है, तो तीन बातों पर निर्भर करती है इसकी प्राइस। ओके, रिवॉल्यूशन तो होता है बट कम होता है, क्योंकि आप क्या कहते हो, अपग्रेडेड वर्जन विद न्यू एडिशनल फीचर्स। जैसे मान लो आपका मोबाइल फोन है, जैसे मान लो आपका मोबाइल फोन है, तो इसमें आपने एडिशनल स्क्रीन लगा दी, इसका एडिशनल आपने स्क्रीन लगा दी, इसमें कोई आपने कैपेबिलिटीज बढ़ा दी, तो उससे फोन आप लैपटॉप की तरह यूज कर सकते हो। द फोन कैन बी यूज्ड एज अ लैपटॉप बाय एडिंग ए एडिशनल स्लाइड। तो ये कहलाएगा अपग्रेडेड वर्जन, तो इसमें एक फीचर आपने और जोड़ दिया, फोन तो है ही, तो वो कहलाएगा इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप कोई भी एडिशनल फीचर जोड़ देते हो, यानी एडिंग ए स्लाइड, एडिंग ए स्लाइड टू द फोन, यूज एज लैपटॉप, आप उसको लैपटॉप की तरह यूज कर लो फोन को, तो ये फीचर्स हुआ, तो ये कहलाएगा इवोल्यूशन प्रोडक्ट। ठीक है, पुराने में जोड़ना, इसको बोलते हैं पुराने में जोड़ना, पुराने में जोड़ना। ओके, ये कहलाता है इवोल्यूशन प्रोडक्ट। यानी रिवॉल्यूशन तो होता है बट कम, प्राइस क्या होगी, मार्केट डिमांड को मद्देनजर रखते हुए, कंपटीशन को मद्देनजर रखते हुए, और कस्टमर जो बेनिफिट डिराइव कर रहा है। ओके, अपग्रेडेड वर्जन कहलाता है मेन, अपग्रेडेड वर्जन, अपग्रेड कहलाता है बेसिकली ना, ये कहलाता है अपग्रेडेड एडिशनल फीचर्स। ओके, चलिए अब आते हैं मी टू। मी टू प्रोडक्ट, अगर किसी ने पहली बार को नया प्रोडक्ट बनाया है, तो नकल करने वाले की कमी तो होती नहीं, कहते हैं नक्कालों से सावधान। तो जब भी कोई नया प्रोडक्ट बाजार में आता है, तो दूसरे वाला ये देखता रहता है, जमने तो दो इसको, है ना, या पुराने प्रोडक्ट में कोई नया फीचर ऐड होता है, तो जो नकल करने वाला होता है वो देखता रहता है, रुको अभी थोड़ा ना, पहले ये मार्केट में जम तो जाए, फिर मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर लूंगा, मतलब उसको ले आऊंगा, वो सारे अस्थि पंजर निकाल के अलग अलग करके देख लूंगा कैसे बनाया, मैं भी वैसा प्रोडक्ट बाजार में बेच दूंगा। कौन सी प्राइस पर, मार्केट प्राइस पर। तो वो प्रोडक्ट जो कॉपी प्रोडक्ट होता है ना, वो प्रोडक्ट जो कॉपी प्रोडक्ट होता है, सिमिलर होता है, समझ गए, दे फॉलो द सेम टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ रिवॉल्यूशन और इवोल्यूशन प्रोडक्ट। और ये तभी होता है जब रिवॉल्यूशन या इवोल्यूशन सक्सेस हो जाते हैं,
तब सेम प्रोडक्शन प्रोसेस और टेक्नोलॉजी को कॉपी करके जो दूसरे कॉम्पिटिटर है वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग करके, यानी उसको बिल्कुल अस्थि पंजर उसके अलग करके, उस प्रोडक्ट को बोलते हैं मी टू प्रोडक्ट। ठीक है, वो हमेशा कॉम्पिटिटिव प्राइस पर बिकता है, वो हमेशा कॉम्पिटिटिव प्राइस पर बिकता है, यानी जो मार्केट में प्राइस बिक रही होती है, चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिसिन में है, कोई भी एक मेडिसिन है, ठीक है, वो जैसे जोरेक्स कोई एक मेडिसिन है कोई भी, अब दूसरे वाले ने इसको कॉपी करके नाम चेंज कर दिया, कोरेक्स कर दिया होगा। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट कहलाते हैं मी टू प्रोडक्ट। जैसे एक फर्नीचर बनाया है ना, अब फर्नीचर उसने बनाया फोल्डेबल, फर्नीचर बनाया फोल्डेबल कि भाई आप इसको फोल्ड कर सकते हो, अब दूसरे ने उसको ऐसे कॉपी करके बाजार में डाल दिया, तो वो मी टू प्रोडक्ट कहलाया। सोफा सेट आता था पहले, तो अब सोफा कम बेड बना दिया किसी ने, तो दूसरे ने उसको भी कॉपी कर लिया। ऐसे प्रोडक्ट जो हम दूसरे प्रोडक्ट की कॉपी करके फिर मार्केट में बेचते हैं, दे फॉलो द सेम टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन प्रोसेस, बट ये प्रोडक्ट रिवॉल्यूशन और इवोल्यूशन की सफलता पर निर्भर करते हैं। ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम इनको बाजार में लेकर आते हैं, नकल प्रोडक्ट लाते हैं, कॉपी प्रोडक्ट लाते हैं, मार्केट फॉलोअर कहलाते हैं, मार्केट टेकर कहलाते हैं प्राइस के लिए। ओके, तो 3 टाइप के प्रोडक्ट हो गए, रिवॉल्यूशन, इवोल्यूशन और मी टू। रिवॉल्यूशन का मतलब जो क्रांति ले आए, प्रीमियम प्राइस पर बिकते हैं। रिवॉल्यूशन का मतलब जो मार्केट में क्रांति लेकर आ जाते हैं, यानी ड्रामेटिकली चेंज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को, पुराने प्रोडक्ट को बिल्कुल नया, जैसे कोई कार बना रहे हैं, ऐसी कार बना जो रोबोट से चले, इलेक्ट्रिसिटी से चले, पानी पर चले, जिसको कभी किसी ने सोचा ही ना हो, क्रांति ले आए कस्टमर के बिहेवियर में, पुराने प्रोडक्शन प्रोसेस को रिप्लेस कर दे, नहीं, दे हैव पोटेंशियल टू क्रिएट इट्स ऑन वैल्यू, ड्रामेटिकली चेंज कर दे, ड्रास्टिकली चेंज कर दे। तो ये किस पर बिकेगा, प्राइस कौन सी होगी, प्रीमियम प्राइस पर बिकेगा, क्योंकि ये पहली बार आया है, इनोवेटिव और इनिशियल के रिवार्ड के लिए। राइट भाई, जैसे डिश वॉशर आया था, जैसे एलेक्सा हो गई, आप ये कह सकते हो, टीवी में स्मार्ट टीवी, तो ये रिवॉल्यूशन लेकर आते हैं। ओके, ओरिजिनल को पूरा चेंज कर देते हैं, ड्रामेटिकली चेंज। इवोल्यूशन अतिरिक्त, मतलब एडिशनल फीचर्स, अपग्रेडेशन, 2 वर्ड आए, अपग्रेड कर रहे हो, एडिशनल फीचर्स लगा रहे हो। फोन है, आपने एक स्क्रीन लगा दी, तो फोन कैन बी यूज एज लैपटॉप, तो ये कहलाएगा आपका आप इवोल्यूशन प्रोडक्ट। किस प्राइस पर बिकेगा, मार्केट प्राइस पर। कॉम्पिटिटर को देखोगे तुम कितने रुपए में बेच रहे हो, डिमांड, ये मद्देनजर रखते हैं। तो रिवॉल्यूशन तो होता है, बट इसमें ओरिजिनल रिवॉल्यूशन से कम होता है। ठीक है, मी टू प्रोडक्ट, जब रिवॉल्यूशन और इवोल्यूशन सक्सेस हो जाते हैं, जब कोई नया प्रोडक्ट सक्सेस हो गया या पुराने प्रोडक्ट में नया फीचर सक्सेस हो गया, तो ये प्रोडक्ट कॉपी करके कंपटीटर रिवर्स इंजीनियरिंग करके सेम प्रोडक्शन फॉलो करके सेम टेक्नोलॉजी को फॉलो करके प्रोडक्ट मार्केट में डालते हैं। राइट, तो इनको बोलते हैं, इसमें कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता, ये मार्केट पे करंट प्राइस पर बिकते हैं। जैसे कोई भी प्रोडक्ट का फर्नीचर बनाया, तो उसमें कुशन कवर लगा दिए, नीचे वो फोल्डेबल बना दिया, तो अब हमने भी वैसा प्रोडक्ट बना दिया। तो सेम प्रोडक्ट अगर आप बाजार में लेकर आते हो जो ऑलरेडी मार्केट में है, तो वो प्रोडक्ट कहलाता है मी टू प्रोडक्ट। हो गया पार्ट क्लियर, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अगला है एक्सप्लेन स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी। स्कीम का मतलब होता है मक्खन मलाई पहले ही ले लो। तो ये मर्क बेंच मतलब मर्सिडीज बेंच, जैसे हम बात करें प्रीमियम प्रोडक्ट, जब भी कोई नया प्रोडक्ट बाजार में पहली बार लॉन्च करते हैं, ध्यान दो ना मेरी बात को, नया प्रोडक्ट मार्केट में पहली बार आया है, लोगों ने सुना ही नहीं था, रिवॉल्यूशन प्रोडक्ट है ना, उस प्रोडक्ट के लिए हमेशा प्रीमियम प्राइस चार्ज की जाती है। स्कीम यानी मक्खन मलाई पहले से ही ले लो भाई, बाद में तो पता ही नहीं चला ना, पता ही नहीं चलेगा ना। यानी जब डिमांड अनसर्टेन, भाई नया प्रोडक्ट है, पता नहीं ना कौन कितना लेगा, और नए प्रोडक्ट के लिए आपने हाई प्रमोशनल एक्सपेंडिचर भी करे होते हैं, डिमांड पता ही नहीं होती, तो आप हमेशा ना शुरू में हाई प्राइस चार्ज करते हो ताकि वो सारे खर्चे कवर हो जाएं। कोई ऐसा नया प्रोडक्ट आपने बनाया है, नहीं, जैसे कार बनाई, मान लो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली रोबोट कार बनाई है ना, तो जिस समय तो आप क्या चाहोगे, प्रीमियम प्राइस चार्ज करना, कि भाई लोग पता नहीं कितने डिमांड हो कितने नहीं हो, तो शुरू में सारे प्रमोशनल खर्चे कवर कर लो, क्यों आप बाद में देखते हो। तो न्यू प्रोडक्ट के लिए होती है फॉर द मार्केट प्रीमियम प्राइस होती है,
जैसे जैसे मार्केट डेवलप होती चली जाती है वैसे वैसे प्राइस कम होती चली जाती है, क्योंकि मार्केट में टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, लोग कॉपी करना शुरू कर देते हैं, कंपटीटर मार्केट में आ जाते हैं। तो हाई प्राइस पॉलिसी होती है अर्ली स्टेज ऑफ प्रोडक्ट में, ठीक है। दिस कैन बी सिंक्रोनाइज्ड विद द हाई प्रमोशनल एक्सपेंडिचर। लेटर ईयर में प्राइस कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है। प्राइस हमारी इनइलास्टिक होती है, प्राइस हमारी इनइलास्टिक होती है, यानी प्राइस आप अगर कम ज्यादा भी करोगे डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक मार्केट में प्रोडक्ट एस्टेब्लिश नहीं हो जाता। तो ये हाई टू लो प्राइस होती है, नए प्रोडक्ट के लिए होती है। तो जब भी बाजार में कोई नया प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस करते हो तो आप चाहते हो कि मैं हाई प्राइस चार्ज करूं, ठीक है, राइट। तो ये इसलिए की जाती है ताकि आपका सारा प्रमोशनल एक्सपेंडिचर शुरू में ही रिकवर हो जाए। ओके, हाँ जी, हाई प्राइस पॉलिसी होती है, ठीक है। हाँ जी, सिंक्रोनाइज किससे करते हैं? हाई प्रमोशनल एक्सपेंडिचर से। बाद में हम प्राइस कम कर देते हैं, क्यों? क्योंकि डिमांड हमारी क्या होती है? इनइलास्टिक, शुरू में जब तक प्रोडक्ट एस्टेब्लिश नहीं हो जाता। इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है? प्राइस कम ज्यादा करोगे डिमांड आपकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाई प्राइस इनिशियल पीरियड में लेते हैं, स्कीम कर देते हैं, यानी पूरी मक्खन मलाई शुरू में ले जाते हैं, ठीक है। ग्रेजुअल रिडक्शन इन प्राइस लेटर ईयर, बाद में धीरे धीरे प्राइस को कम करना शुरू कर देते हो तो सेल बढ़ेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, क्योंकि कंपटीटर मार्केट में आते हैं, क्योंकि वो रेप्लिकेट करते हैं आपके प्रोडक्ट को, क्योंकि वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके आपके प्रोडक्ट को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। ये प्रेफर्ड होता है बिगिनिंग में, ठीक है, जब डिमांड हमारे प्रोडक्ट की पता ही नहीं होती, तो भैया सारे खर्चे कवर कर लो। हाई इनिशियल आउटले होता है, नीडेड फॉर मैन्युफैक्चर रिजल्ट इन हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। हमें ह्यूज प्रमोशनल एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, तो वही बात है, फिर शुरू में अगर आप ज्यादा प्राइस रखोगे तो सारे खर्चे आपके कवर हो जाएंगे। ओके, देखिए स्कीमिंग प्राइसिंग में अगर हम देखें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, देखो इंट्रोडक्शन स्टेज जब होती है, जैसे मोबाइल फोन पहली बार आया था, है ना, तो पहले लैंडलाइन फोन था, उसके बाद पेजर प्रोडक्ट आया, फिर मोबाइल फोन आया। तो जिस समय मोबाइल फोन आया था तो एक नया प्रोडक्ट था मार्केट में, रिवॉल्यूशन लाया, है, तो उसमें प्रीमियम प्राइस चार्ज की गई, वो स्कीमिंग प्राइस। जैसे जैसे मार्केट में और कॉम्पिटिटर डेवलप होते गए प्राइस कम होती चली गई। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में हमारी प्रीमियम प्राइस होती है, हाई प्राइस, क्योंकि यूनिक फीचर होता है, इनोवेशन होता है ना। अर्ली इंट्रोडक्शन होती है, मार्केट में एकदम नया होता है शुरू में। हाई प्रमोशनल कॉस्ट होती है, क्योंकि R&D का खर्चा हम बहुत ज्यादा करते हैं। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में हम बात करते हैं, ओके, प्राइस हाई होती है, खर्चे हमारे ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है कि जैसे जैसे मार्केट में एंटर हो जाते हैं, यानी तेजी से बढ़ते हैं सब कुछ। ग्रोथ स्टेज की डेफिनेशन क्या बताई थी आपको मैंने? प्राइस, क्वांटिटी, वॉल्यूम सब तेजी से बढ़ता है। तो स्कीमिंग के केस में बात करें तो लो सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये हाई टू लो होता है। मैं तो ग्रोथ की बात बता रहा हूं ना, सिंपल ग्रोथ की डेफिनेशन बताई थी। अब स्कीमिंग से लिंक करते हैं तो क्या कहेंगे कि भी शुरू में प्राइस हाई रखी थी, जब ग्रोथ स्टेज आई इसकी तो क्या हुआ, और लोग भी आने लगे मार्केट में, तो प्राइस कम करनी शुरू कर दी, क्योंकि लोगों ने हमारे प्रोडक्ट की कॉपी करनी शुरू कर दी। लिया प्रोडक्ट, खोला, एक एक अस्थि पंजर अलग कर दिया और देखा कैसे बनाए, फिर कॉपी करके बनाने शुरू कर दिया, है ना। तो हमारा लेस यूनिक रह गया, क्योंकि कंपटीटर हमारे प्रोडक्ट का कॉपी करना शुरू कर दिया था, ठीक है। टू डिस्करेज द कंपटीटर टू एंटर टू द मार्केट, हम क्या करें? प्राइस कम करें, ठीक है। हाँ जी, टू अट्रैक्ट नेक्स्ट सेगमेंट करने के लिए प्रमोशनल एक्सपेंडिचर एक्टिविटी नीड टू बी ऑपरेट टू मेंटेन द मार्केट शेयर, खर्चा तो करना पड़ेगा ताकि मार्केट शेयर मेंटेन हो, ठीक है। लाइकली टू रिड्यूस, क्या क्या, ध्यान से सुनो, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड। ग्रोथ में लाइकली टू रिड्यूस, मटेरियल कम होगा, क्यों? बल्क डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि सप्लायर से आप ज्यादा खरीदोगे कि भैया पहले मैं कम खरीदा था अब ज्यादा ग्रोथ हो गई, तो जब ज्यादा वॉल्यूम आएगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा, तो मटेरियल पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेबर, लर्निंग कर्व, एक्सपीरियंस कर्व की वजह से कम होगी। लर्निंग कर्व का मतलब पहले प्रोडक्ट पर टाइम ज्यादा लगेगा, अगले पर टाइम कम, तो वेरिएबल ओवरहेड भी कम लगेंगे, क्योंकि बैच का साइज बड़ा होगा। भाई वेरिएबल ओवरहेड क्या होंगे? पावर का खर्चा, लॉट, सेटअप का खर्चा, है ना। तो एक लॉट का साइज बड़ा होगा तो पर यूनिट कम आती चली जाएगी, ज्यादा वॉल्यूम होगा तो फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा पर यूनिट कम होगा, तो सारी कॉस्ट लाइकली टू रिड्यूस होगी। मटेरियल
बल्क डिस्काउंट की वजह से, क्योंकि सप्लायर से आप ज्यादा यूनिट खरीदोगे, ग्रोथ है, वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना, ठीक है। लेबर भी वेरी लर्निंग कर्व, एक्सपीरियंस कर्व की वजह से कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले ज्यादा टाइम लगता है, धीरे धीरे कम टाइम लगता है। वेरिएबल ओवरहेड, पावर का खर्चा कम हो जाएगा, सेटअप का खर्चा कम होगा पर यूनिट, क्योंकि लॉट का साइज बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा, तो रेंट का खर्चा, मैनेजर की सैलरी, ये पर यूनिट कम होंगे, राइट। चलिए अब तीसरा आता है मैच्योरिटी, यानी परफेक्ट कंपटीशन। तो यहां पर प्राइस हमारी कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। अनलाइकली टू रिड्यूस, यानी कम, इसका मतलब होता है कि कंपटीशन हाई हो जाता है, रैपिड ग्रोथ होने की वजह से अब सेल एक सैचुरेशन पॉइंट पर आ जाती है। सेल यहां पर एक सैचुरेशन पॉइंट पर आ जाती है, प्रोडक्ट हमारा एस्टेब्लिश हो चुका होता है, ठीक है। हाँ जी, रैपिड ग्रोथ की वजह से सेल सैचुरेशन पॉइंट पर आ जाती है, कंपटीशन हाई होता है। एडिशन ऑफ न्यू फीचर्स टू मेंटेन द मार्केट शेयर, अब आपको प्रोडक्ट में और फीचर जोड़ने पड़ेंगे। जैसे मोबाइल फोन था, शुरू में आया था तो सिर्फ इनकमिंग आउटगोइंग थी, फिर ग्रोथ होगी उसकी, जब मैच्योरिटी पर आया तो सबके पास मोबाइल फोन, अच्छा अब इसमें कैमरा भी जोड़ देते हैं, अच्छा अब इसमें ब्लूटूथ भी जोड़ देते हैं, है ना, अब इसमें कॉल रिकॉर्डर भी जोड़ देते हैं। तो फीचर आपको जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके वो मार्केट में सर्वाइव करना शुरू करेगा। कॉस्ट हमारी कांस्टेंट रहती है लाइकली, ठीक है। नेगोशिएटिंग पावर कम रहती है, स्टेबल स्टेज आ जाती है बेसिकली। मटेरियल की नेगोशिएटिंग पावर कम हो जाती है, तो मटेरियल एक कांस्टेंट होगी ना, क्यों, उतना ही तो वॉल्यूम बनाऊंगा। लेबर स्टेबल स्टेज आ जाती है, लर्निंग स्टेज में लेबर कॉस्ट पर यूनिट कम होती चली जाती है। तो जब देखो ना, एक प्रोडक्ट को बनाने में 10 घंटे चाहिए, लर्निंग की वजह से जब डबल हो जाएगा तो 8 घंटे चाहिए, फिर डबल हो जाएगा तो और 7 घंटे। तो ये लेबर कॉस्ट कम हो रही थी ग्रोथ में, तो जब लेबर कम हो रही थी तो वेरिएबल ओवरहेड भी कम होंगे। अब जब कांस्टेंट स्टेज आ गई, ये तो ना कि हमेशा कम होते चले जाएंगे, अब 6 प्रोडक्ट बनाओगे, मान लो 5 घंटे लग रहे हैं, तो हर बार 5 घंटे लगेंगे ना। तो जब मैच्योरिटी स्टेज आएगी तो आपका लेबर का टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं, वेरिएबल ओवरहेड ऑप्टिमम बैच साइज पर आ जाएंगे और फिक्स भी एक लेवल पर आ जाएगा, क्योंकि डिमांड आपकी पता लग जाएगी, तो ये कांस्टेंट हो जाएंगी, ठीक बात। अब डिक्लाइन स्टेज पर आते हैं अगर हम, यानी डिक्लाइन का मतलब क्या हुआ, प्राइस बहुत कम कर देते हो, मार्जिनल कॉस्ट से भी कम, क्यों, इन्वेंट्री नहीं रखना चाहते, प्रोडक्ट आउट ऑफ द मार्केट हो जाता है, प्राइस कट कर देना चाहते हैं। इफ नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट इज सरप्राइज बाय द न्यू प्रोडक्ट, अगर हम चाहते हैं यार कोई और प्रोडक्ट ना ही आ रहा तो प्राइस कट कर देते हैं, फिर या तो नया प्रोडक्ट लेकर आओ आप। कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाता है, लो प्रोडक्शन की वजह से बल्क डिस्काउंट, लो प्रोडक्शन की वजह से बल्क डिस्काउंट विथड्रॉ हो जाता है ना, लेबर कम हो जाते हैं हमारे। हाँ जी, वेरिएबल ओवरहेड, हाँ जी, प्रोडक्शन हमारा कम होना शुरू हो जाता है बेसिकली, क्लियर पार्ट। तो ये था हमारा स्कीमिंग प्राइस। चलिए चलिए पेनिट्रेशन प्राइसिंग करते हैं आगे, है ना। वर्ड से क्लियर है, पेनिट्रेट यानी ग्रैब द मार्केट, मतलब जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट बाजार में इंट्रोड्यूस करते हैं, सर स्कीमिंग में भी आपने यही कहा था, स्कीमिंग में कहा था कि मार्केट में नया हो, पेनिट्रेशन में यह है कि मार्केट में पहले से हो, मार्केट में पहले से है वो, कोई सा भी प्रोडक्ट है, कार है, स्कूटर है, बाइसिकल है, मोबाइल फोन है, कोई सा भी प्रोडक्ट है बाजार में तो पहले से है, हम उसको पहली बार लॉन्च कर रहे हैं, तो लोग हमें जानते ही नहीं, कौन खरीदेगा, कोई भी नहीं खरीदेगा, तो हम लो प्राइस रखना चाहते हैं ताकि लोग मेरे पास आए। भाई आप नॉर्मल प्राइस रखोगे तो जो एस्टेब्लिश्ड है तो लोग उसके पास जाएंगे ना, आपके पास क्यों आएंगे। तो अगर आपके पास, आप चाहते हो कि लोग आपके पास आए, तो आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम रखनी पड़ेगी, है ना। तो उसी को बोलेंगे पेनिट्रेशन प्राइसिंग, यानी लो प्राइसिंग पॉलिसी। तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट डेवलप होगा, लोगों का टेस्ट डेवलप होगा, लोग कहेंगे वाह हाँ भाई अच्छा, हाँ भाई अच्छा, तो वैसे वैसे आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाते चले जाओगे। तो लो टू हाई प्राइस, और स्कीमिंग में क्या था, हाई टू लो प्राइस, ये नए प्रोडक्ट के लिए होती है जो बाजार में पहले से है, हम पहली बार लॉन्च कर रहे हैं। ये वहां लगती है जहां पर डिमांड इलास्टिक हो, स्कीमिंग में इनइलास्टिक, या इलास्टिक का मतलब क्या होता है, डिमांड बढ़ेगी प्राइस कम करोगे तो, तभी तो फायदा है, तभी तो फायदा है। प्राइस कम क्यों करते हैं हम,
एक तो मार्केट ग्रैब करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करने के लिए, राइट भाई, ताकि मेरा प्रोडक्ट पॉपुलराइज हो जाए, ग्रैब हो जाए मेरी मार्केट। नहीं तो प्राइस कम करने पर हो सकता है शुरू में प्रॉफिट कम होगा, पर जैसे जैसे प्रोडक्ट डेवलप होगा, प्राइस बढ़ाओगे, प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। यानी लो प्राइस टू हाई प्राइस, लो प्रॉफिट टू हाई प्रॉफिट। कई बार हम प्राइस कम जरूरी नहीं है शुरू में करते हैं, हम ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के किसी भी स्टेज पर अप्लाई कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन पर, ग्रोथ पर, मैच्योरिटी पर, कहीं पर भी। पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के किसी भी स्टेज पर आप लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि प्राइस कम करके आप कस्टमर छीनना चाहते हो, तो ये तो कभी भी कर सकते हो। मैच्योरिटी स्टेज है, आप प्राइस कम कर दो ताकि आपके पास कस्टमर ज्यादा है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कहीं भी लगा सकते हो। पर्पस क्या होता है? प्राइस कम करना, ज्यादा कस्टमर आए, वॉल्यूम बढ़े, यानी इकोनॉमिक ऑफ स्केल को प्राप्त करना, ये पर्पस होता है। मतलब पेनिट्रेट क्यों करते हैं? ज्यादा मार्केट आपके पास आए, इकोनॉमिक ऑफ स्केल का फायदा हो। तो पेनिट्रेशन लागू करने से पहले अच्छी तरह R&D कर लो। पता लगा भाई साहब आप उस मार्केट में पेनिट्रेशन प्राइसिंग लगा रहे हो, लो प्राइसिंग, जहां पर डिमांड ही नहीं है, मतलब वहां प्राइस कम बेचो, नॉर्मल बेचो, ज्यादा बेचो, बिकना उतना ही है। तो भैया जहां मार्केट पोटेंशियल नहीं है वहां पेनिट्रेशन मत लगाओ। तो इसीलिए कहा गया है पेनिट्रेशन लगाने से पहले आप पूरी तरह अच्छी तरह से आश्वस्त हो जाओ कि हाँ यहां सस्ता बेचूंगा तो बिक जाएगा, राइट भाई। दूसरा, कई बार पेनिट्रेशन हम करते हैं कॉम्पिटिटर को रोकने के लिए, अनसीट करने के लिए, उसको उखाड़ फेंकने के लिए। क्योंकि आप प्राइस कम कर दोगे तो आप तो लॉस सहन कर लोगे क्योंकि पहले कमाया है। कॉम्पिटिटर जो आपका नया आने वाला होगा वो इतनी सस्ती प्राइस पर नहीं बेच पाएगा, शुरू में लॉस शायद सहन ना कर पाए। तो टू रिस्ट्रिक्ट, टू अनसीट द कॉम्पिटिटर, कई बार हम प्राइस को कम कर देते हैं, राइट भाई, कॉम्पिटिटर को डिस्करेज करने के लिए, राइट भाई। स्टॉक टर्नओवर के लिए भी हम कर देते हैं, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए भी कर देते हैं। स्टॉक का आना जाना, प्राइस कम कर दो, आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, राइट भाई। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, है ना, इकोनॉमिक ऑफ स्केल का फायदा लेने के लिए, ठीक है। पर्पस क्या होता है? टू एनहांस द मार्केट शेयर, ओके। तो ये कहलाती है हमारी पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी। तो इनिशियली में हम कम से कम रखते हैं, मे बी एट वेरिएबल कॉस्ट, मे बी एट वेरिएबल कॉस्ट। कहां लगाते हैं? जहां पर डिमांड इलास्टिक हो, जहां मार्केट पोटेंशियल हो, राइट भाई। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के किसी भी स्टेज पर लगा सकते हो। शुरू में प्रॉफिट कम होगा बट बाद में ज्यादा होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे मार्केट आपकी डेवलप होगी। तो नए प्रोडक्ट के लिए होते हैं फॉर द कंपनी, ओके। अच्छा देखो, इसको अब आगे देखते हैं। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में अगर हम लाइफ साइकिल के हिसाब से समझने की कोशिश करें आपको, तो इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन। हाँ जी, अब बात करें हम शुरू में प्राइसिंग की, कि प्राइस क्या रखोगे। शुरू में पेनिट्रेशन में क्या होता है? लो प्राइस नए प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि हम पहली बार लॉन्च कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमेशा लो प्राइस होती है। जैसे जैसे मार्केट सब कुछ बढ़ता है तो प्राइस हमारी बढ़नी शुरू होती है। तो प्राइस बराबर रखते हैं टोटल कॉस्ट के और मैच्योरिटी पर हम प्राइस क्या रखते हैं? टोटल कॉस्ट प्लस मार्जिन, ओके। और डिक्लाइन में फिर हमारी कम हो जाती है। प्रॉफिट की बात करें अगर हम, नहीं, तो यहां पर प्रॉफिट लो होता है क्योंकि कम प्राइस रखोगे, वॉल्यूम कम होगा, नहीं भाई, वॉल्यूम कम होगा ड्यू टू लो वॉल्यूम, नहीं सॉरी 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 सॉरी, वॉल्यूम हाई होगा क्योंकि प्राइस कम रखोगे, बट प्रॉफिट नहीं हो पाता क्योंकि प्राइस बिलो द कॉस्ट हो जाती है। और ग्रोथ स्टेज में प्रॉफिट हमारा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, नहीं, प्राइस हमारा, प्रॉफिट हमारा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। क्यों? हालांकि कॉस्ट के बराबर आती है, फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाती है, जस्ट इक्वल टू कॉस्ट। अच्छा, ये भी कह सकते हैं नेगेटिव ही होता है। चलिए, मैच्योरिटी स्टेज पर आप इसको लो भी मत कहो, आप इसको नेगेटिव ही कहो।
मैच्योरिटी स्टेज पर आके हमारे पास प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है और यहां पर फिर लो होना शुरू हो जाता है, नेगेटिव। यहां दोनों हो सकते हैं, ठीक बात है अभी। हाँ जी, कॉस्ट हाई वॉल्यूम होता है यहां पर, तो जब हाई वॉल्यूम होगा क्योंकि प्राइस कम रखोगे तो कॉस्ट हमारी लो हो जाती है। ग्रोथ स्टेज में स्टैग्नेंट हो जाती है हमारी कॉस्ट बेसिकली ना, या ये कह सकते हैं कि और कम हो सकती है। ड्यू टू हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। मैच्योरिटी पर हमारी क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है, राइट, और यहां पर फिर लो हो जाती है। क्लियर पार्ट बेटा? चलिए एक बार इसको नोट कर लो। पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी को ना हम हुक एंड बेथ प्राइसिंग पॉलिसी भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं, हुक एंड बेथ। क्या लिख दूं, हुक एंड बेथ प्राइसिंग पॉलिसी भी कहते हैं, हुक एंड बेथ। गेन मार्केट शेयर के लिए होती है ये, ठीक है। अपोजिट टू द स्किमिंग प्राइसिंग होती है। किया एक चाइना में कंपनी थी, उन्होंने उनका प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर था, बट फॉर द टाइमिंग कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया था। तो चाइना की का कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की प्राइस 60 to 70% रिड्यूस कर दी थी। ये हमने कहा ना, पेनिट्रेशन कैन बी अडॉप्टेड एट एनी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो इस कंपनी ने ये देखा कि जब अपने प्रोडक्ट की प्राइस 60 to 70% कम कर दी तो मार्केट में बहुत बड़ा शेयर इन्होंने कैप्चर कर लिया। दे क्विकली कैप्चर्ड लार्ज मार्केट शेयर ऑफ चाइनीज होम फर्निशिंग मार्केट थी। किया कंपनी एक चाइनीज में होम फर्निशिंग मार्केट थी, इनका एक बहुत बड़ा रेपुटेशन मार्केट थी, बट फॉर द टाइम बीइंग कस्टमर डिड नॉट लाइक देयर प्रोडक्ट, बट as they slash their price by 60 to 70% and other thing, ठीक है, क्वालिटी मेंटेन करी, राइट। तो जैसे इन्होंने पेनिट्रेट करी तो दे क्विकली कैप्चर्ड लार्ज मार्केट शेयर इन चाइनीज होम फर्निशिंग मार्केट। तो ये कहते हैं पेनिट्रेट, यानी ये वहां पर पॉसिबल है जहां पर प्राइस इलास्टिक होती है, अपोजिट टू द स्किमिंग। इसको हुक एंड बेथ प्राइसिंग भी कहते हैं। डिमांड इलास्टिक होनी चाहिए, मार्केट एक्सपेंशन होना चाहिए। शुरू में लो प्राइस होती है, बाद में प्राइस बढ़ा सकते हैं आप। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कहीं भी अडॉप्ट कर लेते हैं, और इसको लागू करने से पहले बहुत अच्छी तरह हम R&D कर लेते हैं, ठीक है। वेरी लो प्राइस, शुरू में प्रॉफिट कम होता है बट बाद में प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइस एडजस्टमेंट पॉलिसी। बिल्कुल सिंपल बात है, क्या कहना चाहता है कि भाई अगर हम कोई भी प्राइस फिक्स कर देते हैं कस्टमर के लिए तो बैक ऑफ द माइंड में हम कुछ एडजस्टमेंट भी करते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, ये कम कर देंगे, ये कम कर देंगे, ये कम कर देंगे। तो जितना अमाउंट कम करने की बात करते हैं या थॉट प्रोसेस में रखते हैं, है ना, वो एडजस्टमेंट पॉलिसीज कहलाती हैं। तो क्या क्या बैक ऑफ द माइंड में चलता है हमारे कि भाई फाइनल प्राइस में मैं इतना कम कर दूंगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर, क्वांटिटी, कैश, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और जियोग्राफिक, ठीक है, ये डिस्काउंट कहलाते हैं, ये कम करने वाला अमाउंट कहलाता है। तो पहला डिस्ट्रीब्यूटर डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जियोग्राफिकल डिस्काउंट। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सप्लाई चेन में कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे, होलसेलर आएगा, रिटेलर आएगा, है ना, डीलर आएगा। तो इन सबको प्रमोट करने के लिए कि ज्यादा माल बेचो हमारा, इनकी परफॉर्मेंस के आधार पर हम इनको डिस्काउंट दे देते हैं कि चलो ठीक है भाई, हम आपको जो प्राइस बेच रहे हैं कंपनी वाले होलसेलर को 100 रुपए में देते हैं नॉर्मली, ठीक है भाई, आप आगे 100, आप आगे इसको बेचो, ठीक है, हम तो आपको 100 रुपए में दे रहे हैं, तो आगे ये ज्यादा में बेचेंगे। तो इनकी परफॉर्मेंस के बेस पर हम इनको ये कहते हैं आपको बोनस मिलेगा, यानी प्राइस हम कम कर देंगे, यानी प्राइस हम कम कर देंगे। डिस्काउंट हम किस पे देते हैं, उनकी परफॉर्मेंस पर, है ना, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल डिस्काउंट। क्लियर हो गया कि भाई जैसे मान लो 100 रुपए हमने उनको बात करी
तो अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, फंक्शन अच्छा है, तो हमने कहा चलो भाई 10% 20% आपको डिस्काउंट देते हैं, नहीं हम आपको 80 रुपए में दे देते हैं। तो फिर आप आपके 100 रुपए की चीज 110 में बेचते थे तो 10 रुपए कमाते थे, अब 80 रुपए की 110 में बेचेंगे 30 कमाएंगे। तो अगर कंपनी अपने होलसेलर को, डीलर को, रिटेलर को डिस्काउंट देती है उनकी फंक्शन पर, परफॉर्मेंस पर, नहीं मतलब और उनको प्रमोट करने के लिए ताकि ज्यादा माल बेचें और अच्छे डिलीवरी से टाइम से दें, तो वो डिस्काउंट कहलाता है फंक्शनल डिस्काउंट। चलिए क्वांटिटी डिस्काउंट की बात करते हैं हम आगे ना, कि जब हम कस्टमर को कोई भी ऐसा डिस्काउंट देते हैं ये कहकर कि अगर आप इतनी क्वांटिटी परचेज करोगे तो आपको हम 5% डिस्काउंट देंगे, यानी बल्क परचेजेस पर जो हमारा सामान ज्यादा बिकेगा, हमारे पास ज्यादा रेवेन्यू आएगी, हमें फायदा होगा, हम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बनाएंगे, इकोनॉमिक ऑफ स्केल का फायदा हमें होगा। तो अगर कस्टमर को हम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी परचेज करने पर डिस्काउंट ऑफर करते हैं तो वो कहलाता है डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट। पर इसके लिए जरूरी है कि सारे प्रोडक्ट एक जैसे होने चाहिए, मतलब ये नहीं कि भाई कुछ क्वांटिटी में एक सामान खरीदा, कुछ क्वांटिटी में एक सामान खरीदा, कुछ क्वांटिटी में एक सामान खरीदा, वो नहीं, डिफरेंट क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, क्वांटिटी हमारी सेम होनी चाहिए। ओके, तब तो हम बात करेंगे क्वांटिटी डिस्काउंट। बट ये जरूरी है कि सारी क्वांटिटी एक जैसी होनी चाहिए, ये नहीं कि भाई एक तो कुछ और क्वांटिटी 1 किलोग्राम में 1 लीटर में है ना, मतलब हेट्रोजेनियस नहीं, होमोजेनियस होनी चाहिए, या फिर ट्रक में जा रही है तो उनका लोड काउंट हो पाए, तो तब हम क्वांटिटी डिस्काउंट दे पाएंगे। ठीक है, क्वांटिटी डिस्काउंट्स आर प्राइस रिडक्शन, मतलब प्राइस में कमी करेंगे क्वांटिटी जो परचेज कर रहे हैं। ठीक है, इट में टेक सेवरल फॉर्म, साइज ऑफ ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि भाई आप कितनी क्वांटिटी खरीदोगे, है ना। एक पर्टिकुलर कमोडिटी की अगर आप, मतलब हमने एक डिसाइड कर लिया कि भाई अगर आप 100 यूनिट खरीदोगे तो कोई डिस्काउंट नहीं, 100 से ऊपर इतना डिस्काउंट। ओके, पर ये जरूरी है कि कमोडिटीज होमोजीनियस होनी चाहिए, एक जैसी होने चाहिए। ठीक है, यानी मैं उनको जब ट्रक पे लोड करूं तो काउंट कर सकूं कि 2 किलो, 10 किलो, 100 किलो, ऐसे 50 लीटर, 100 लीटर, है ना। ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होता अगर हेट्रोजीनियस कमोडिटी है, मतलब 1 किलोग्राम एक दूसरा लीटर, तो सर मुश्किल हो जाएगा फिजिकल यूनिट में काउंट करना। ठीक है, हाँ जी, ये मार्केटिंग के लिए हमारे लिए एक अच्छा सौदा है। तो क्वांटिटी डिस्काउंट क्लियर हो गया कि अगर हम कस्टमर को ये कहते हैं कि आप एक निश्चित मात्रा से ज्यादा खरीदोगे तो हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे, बशर्ते वो क्वांटिटी एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ये सामान खरीदो, ये भी सामान खरीदो, मतलब अलग अलग क्वांटिटी पर नहीं, सेम क्वांटिटी पर। इससे मैन्युफैक्चरर को ये फायदा होता है, सेलर को, कि जब परचेजर ज्यादा खरीदेगा तो हम भी ज्यादा बनाएंगे, नहीं जब हम भी ज्यादा बनाएंगे तो फिर हमें भी इकोनॉमिक ऑफ स्केल का फायदा मिलेगा। ये है कैश डिस्काउंट, सिंपल सी बात है। कैश डिस्काउंट का मतलब हुआ कि जब हमें ये लगे ना कि और हमारे ना बैड डेट्स ज्यादा होते हैं, है ना, कि लोग उधार ले जाते हैं और पैसे मार जाते हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए, उससे बचने के लिए हम क्या कहते हैं, प्रमोट करते हैं, भाई अगर आप पैसा कैश दे दोगे ना तो मुझे 2% कम दे देना, चलेगा। नहीं, फिर आप पैसा तो सिक्योर हो जाएगा, बस 100 रुपए में 98 रुपए आ गए, 2 रुपए का डिस्काउंट भी चला गया तो कोई बात नहीं, 98 तो सिक्योर हो गए। तो ज्यादातर कैश डिस्काउंट उस कंपनी में पॉलिसी बनाई जाती है जहां पर बैड डेट्स होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। ठीक है, राइट, कि अगर आप हमें कैश पेमेंट कर दोगे तो, क्योंकि देखो पैसा आएगा, आप वर्किंग साइकिल में लगा दोगे, आप उतना कमा लोगे। अब भाई हमने कस्टमर को क्या दिया कि अगर 100 रुपए का माल बेच खरीद रहे हो और 100 रुपए तुरंत पैसे दे दोगे तो मैं आपको 2 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा, तो मेरे पास तो 98 रुपए नकद आ गए तुरंत ही, बनिस्पत इसके कि वो 1 हफ्ते के बाद देता। मुझे क्या फायदा होगा, एक तो मेरी अमाउंट सिक्योर हो गई और फिर मैं इससे तुरंत रॉ मेटेरियल खरीद लूंगा, मेरी वर्किंग साइकिल बढ़ जाएगी जल्दी। वर्किंग साइकिल समझते हैं ना, मैं जल्दी मेटल खरीदूंगा, जल्दी लेबर लगाऊंगा, जल्दी प्रोडक्ट बनाऊंगा, जल्दी बेचूंगा, फिर पैसे आएंगे, तो मेरा सर्कल जल्दी घूमेगा। ठीक है भाई, तो ये परसेंटेज ऑफ कैश डिस्काउंट हाई होता है कब, जब हमारा क्रेडिट रिस्क हाई होता है। ठीक है, अगर बायर क्रेडिट पे खरीदना चाहता है देन ही हैज टू पे हायर प्राइस, क्योंकि कैश डिस्काउंट उसको नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, 3 बातें समझ में आ गई। पहला क्या था, डीलर का, कि हम डीलर को डिस्काउंट देते हैं कि भी तुम अच्छा परफॉर्म करो, जब तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। डील किसको, डीलर को, होलसेलर को, रिटेलर को।
तो उसको फंक्शनल डिस्काउंट भी कहते हैं। ठीक है, क्वांटिटी डिस्काउंट, जब हम कस्टमर को कहते हैं कि आप निश्चित मात्रा से ज्यादा में खरीदोगे तो हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे। इससे क्या होता है, हमारी सेल बढ़ती है, हमें भी इकोनॉमिक ऑफ स्केल का फायदा मिलता है। पर ये तब होगा जब होमोजीनियस प्रोडक्ट होंगे एक जैसे, या ट्रक लोड उनका इक्वल होगा, मतलब हम लोड काउंट कर पाएंगे कि 1000 लीटर जा रहा है, 2000 लीटर जा रहा है, 500 किलोग्राम जा रहा है, ऐसे। ठीक है, कैश डिस्काउंट, जब कंपनी को लगता है कि भाई उनका बैड डेट्स होने वाला है या बैड डेट्स ज्यादा होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए वो कहते हैं, मोटिवेट करने के लिए, यार आप मुझे कैश पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको इतने % डिस्काउंट दे दूंगा। उससे मुझे पैसा जल्दी आ जाता है, सिक्योर हो जाता हूं, और मैं अपने वर्किंग साइकिल को रिपीट करने में सहायता मिलती है मुझे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि भेदभाव, एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस चार्ज करना, राइट में, तो वो डिस्काउंट ही तो हो गया। मतलब चार्जिंग डिफरेंट प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी इज अलाउेबल सब्जेक्ट टू, क्या होगा, पहला टाइम डिफरेंस, जैसे सिनेमा की टिकट है, आप फ्रंट की प्राइस कम होती है, बालकनी की ज्यादा होती है ना। सेटिस्फैक्शन लेवल हो गया ना बेसिकली। एयरलाइंस की टिकट है ना, एयरलाइंस वाले कहते हैं कि अगर आप पहले से टिकट बुक करा लोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, जिस दिन फ्लाइट जानी है उसके क्लोजर में कराओगे तो ज्यादा पैसे लेंगे। तो मतलब दोनों पैसेंजर तो सेम ही फ्लाइट पर जा रहे हैं ना, दोनों पैसेंजर तो सेम ही फ्लाइट पर जा रहे हैं, पर जिसने पहले टिकट बुक कराई उसको डिस्काउंट मिल गया, जिसने बाद में टिकट बुक कराई उसको डिस्काउंट नहीं मिला, तो प्राइस डिफरेंट हो गए, है ना। किस वजह से, टाइमिंग की वजह से। और सीजनल भी, कि भाई ऑफ सीजन में प्राइस कम होते हैं, सीजन में प्राइस ज्यादा हो जाते हैं प्रोडक्ट के। ठीक बात है। एरिया, ज्योग्राफिकल डिफरेंट सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब अलग अलग एरिया, कि जैसे पेट्रोल है, दिल्ली में कुछ और रेट, यूपी में कुछ और रेट। क्यों सर, क्योंकि गवर्नमेंट के टैक्स की वजह से। कार, कोई भी प्रोडक्ट है, व्हीकल्स हैं, कार है, पेट्रोल है, अलग अलग ज्योग्राफिकल, अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग रेट हो जाता है ड्यू टू टैक्स इंपोजिशन बाय द गवर्नमेंट। तो आप अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हो। कोल्ड ड्रिंक है जैसे, मतलब आप सिंपल एक बाहर पान वाले की दुकान पे खरीदो 20 रुपए की, ग्रोसरी शॉप पर खरीदो 20 रुपए की छोटी बोतल, पर उतना ही अगर आप 5 स्टार में बैठकर खरीदो लोगे तो आपको 100 रुपए की मिलेगी। क्यों भाई, क्यों, क्योंकि वहां एनवायरमेंट मिल रहा है आपको, वहां सर्व हो रही है, वहां चिल्ड सर्व हो रही है, आपको बैठने की जगह भी मिल रही है, आपको एक माहौल मिल रहा है, एसी में बैठ के पी रहे हो, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। आर यू गेटिंग? तो यानी टू different, मतलब we can charge different price of the same commodity if the conditions are satisfied। geographical area हो, satisfaction अलग हो, टाइमिंग अलग हो, ठीक है, satisfaction डिफरेंट हो। geographical pricing मतलब सेम, हाँ जी, geographical pricing क्या मतलब, शिपिंग कॉस्ट, मतलब खर्चे कौन कौन से, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कंट्री, ठीक है, डिफरेंट पैकिंग, राइट भाई, डिफरेंट फ्रेट। ध्यान से सुनना, अगर खर्चा होता है फ्रेट का, कार्टेज एंड फ्रेट, या तो सारा सेलर चार्ज करे या सारा बायर चार्ज, बायर सहन करे, या दोनों शेयर कर लें आपस में, तो प्राइस डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, पैकिंग का खर्चा हम बियर करें, क्योंकि कंट्री अलग होती है कई बार, भाई आप विद इन द स्टेट दे रहे हो तो आप सिंगल पैकिंग, है ना, आप अगर दूसरे स्टेट में दे रहे हो तो डबल पैकिंग, आप कंट्री से बाहर दे रहे हो तो और ज्यादा पैकिंग विद ऑल प्रिकॉशंस, तो क्या होगा, खर्चा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ज्योग्राफिकल प्राइसिंग की वजह से आप प्राइस डिफरेंट कर देते हो। ओके, तो दीज आर द स्ट्रेटेजीज। ठीक है, हो गया क्लियर। तो सबसे पहले क्या हुआ आपका, फंक्शनल, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर, यानी आप डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्काउंट देते हो उनके फंक्शन के हिसाब से, तो फंक्शनल डिस्काउंट होता है। डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया। ठीक है, दूसरा क्वांटिटी डिस्काउंट, अगर कोई कस्टमर एक निश्चित क्वांटिटी से ज्यादा सामान खरीदता है तो हम उसको डिस्काउंट देते हैं ताकि वो हमसे ज्यादा सामान खरीदे, उसमें मोटिवेट, उससे क्या फायदा होगा, हम भी ज्यादा बना के बेचेंगे, हमें भी इकोनॉमिक ऑफ स्केल का फायदा मिलेगा, बशर्ते वो होमोजीनियस प्रोडक्ट हो, एक जैसे प्रोडक्ट हो, यानी हेट्रोजीनियस ना हो, यानी वर्क लोड
ट्रक का लोड उनका मेजर किया जा सके। कैश डिस्काउंट, जब कंपनी को लगता है योर बैड डेट्स तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो भैया पैसा मारा जाए, इससे बढ़िया 2 रुपए कम ले लो, नकद ले लो, नकद नारायण ज्यादा बढ़िया है। इससे हमें पैसा भी सुरक्षित हो जाएगा और हम अपने वर्किंग साइकिल को भी बढ़ा पाएंगे। ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब सेम कमोडिटी के अलग अलग प्राइस चार्ज करना। ठीक है। टाइमिंग की वजह से कि जैसे एयरलाइंस है, अगर वो कहते हैं कि जिस दिन की फ्लाइट है उससे 2 महीने पहले बुक कराओगे टिकट तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, सेम डे या 1 या 2 दिन पहले बुक कराओगे तो वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है। टाइमिंग डिफरेंस और सीजन ऑफ सीजन में प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, ऑफ सीजन में कम हो जाता है, जैसे एसी रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गए, है ना। तो ये डिस्काउंट हम किस वजह से दे रहे हैं? टाइमिंग की वजह से। ठीक बात है। सर्विसेज, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, आप सिंपल नॉर्मल शॉप में खरीदोगे तो 20 रुपए की, वही 5 स्टार में लोगे तो 100 रुपए की, 150 रुपए की, 200 रुपए की, क्योंकि वहां कंडीशंस भी दी जाती हैं। मतलब आप एसी में बैठ के ले रहे हो, आपको चिल्ड सर्व हो रही है ना, तो प्राइस डिफरेंट हो जाएगा। राइट। सिनेमा हॉल में आगे के टिकट के कम पैसे, बालकनी के ज्यादा, सेटिस्फैक्शन की वजह से। एरिया भी हो सकता है डिफरेंट हो, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, कार हुई, और तो गवर्नमेंट के टैक्स रेट अलग अलग होते हैं, इस वजह से प्राइस भी डिफरेंट हो जाएगी। ज्योग्राफिकल एरिया, तो एरिया अगर अलग अलग होगा तो हम पैकिंग भी अलग करेंगे, कार्टेज भी अलग होगी हमारी, तो या तो कांटे सारा बायर बियर करेगा या सेलर, या दोनों शेयरिंग करेंगे। तो दीज आर द प्राइस एडजस्टमेंट। हो गया क्लियर बेटा? चलो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।